वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज पहला लेक्चर प्रश्न पत्र 1 के जो पहला विषय है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, उससे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है भू आकृति विकास के नियंत्रक कारक, उसे भी आज हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान क्या है। भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम स्थलाकृतियों यानी लैंड फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स तो आई होप आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। लैंड फॉर्म्स क्रस्ट या भूपर्पटी की उच्चावचीय दशाएं होती हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, है ना, पठार, घाटी, बेसिन, मैदान, ये सब होते हैं ना, समतल मैदान, ये जो आपको दिख रहे हैं, तो ये सब उच्चावचीय विशेषताएं होती है और इन्हें ही लैंड फॉर्म्स कहते हैं। तो ये शुरू से तो आपका पृथ्वी पर विद्यमान नहीं थे, इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विकास हुआ ही है किसी कालखंड में। तो आज हम उन्हें ही समझने की कोशिश करेंगे कि इनका विकास किस प्रकार हुआ और किन कारकों के द्वारा इनका जो ये उद्भव है, विकास है, ये नियंत्रित होता है। तो स्थलाकृतियों से संबंधित दो कारक माने गए हैं। क्या क्या? पहला कारक माना गया है उत्पत्ति जन्य कारक, जिसमें हम पढ़ते हैं अंतर्जात शक्ति और बहिर्जात शक्ति। ये क्या है स्थलाकृतियों के उत्पत्ति जन्य कारक। और दूसरे कारक हैं नियंत्रक कारक, जो स्थलाकृतियों के विकास के नियंत्रक कारक हैं। तो उत्पत्ति जन्य कारक कौन कौन से हैं? अंतर्जात शक्ति और बहिर्जात शक्ति, जो एक सेपरेट टॉपिक है आपके सिलेबस में। और दूसरा है नियंत्रक कारक, जिसे हम इसमें देखेंगे। तो नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं? तो यहीं पे आपके इस पूरे जो टॉपिक है उसका आंसर यहीं पर मिल जाता है कि भू आकृति विकास के नियंत्रक कारक है संरचना, यानी कि जो चट्टानें होती हैं या कोई स्थलाकृति होती है, उसकी जो संरचना है वो उसके विकास का एक नियंत्रक कारक है। दूसरा है जलवायु। आपने देखा होगा अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती हैं, जैसे रेगिस्तान में अलग तरह की, है ना, जहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं वहाँ अलग तरह की, जो आर्द्र भूमियाँ जैसे नदियाँ वदियाँ वाली जगह होती है ना, वहाँ अलग तरह की स्थलाकृति हैं। फिर आता है आपका उच्चावच, है ना, पहाड़ों की स्थलाकृति अलग है, घाटियों की अलग है, मैदानों पर अलग तरीके से अपर्दन होता है। ढाल, है ना, ढाल अगर तीव्र होगा तो जल्दी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें खिंचाव होगा, चट्टानों में टूट फूट जल्दी होगी, उसका बृहद क्षरण जो होता है ना, मास वेस्टिंग, वो होगा। वनस्पतियां, अगर वनस्पति कहीं अधिक है तो वहाँ अपर्दन बहुत कम हो जाता है ना, और अगर वनस्पति अगर अधिक है तो अपर्दन कम होगा, वनस्पति कम है तो अपर्दन अधिक होगा, है ना। और यही अपक्षय जो होती है, वेदरिंग, इनके साथ भी होता है। फिर अवस्था और समय और काल। ठीक है, तो एक देखो यूपीएससी है या पीसीएस है, तो ये थोड़ा क्वेश्चनों को घुमाना जानते हैं, ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे या पूछ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल डीपली पता होना चाहिए इसमें। तो नियंत्रक कारकों को भी हम दो वर्ग में रख सकते हैं, एक तो इन सीटू जिसे स्वस्थानिक कहते हैं, और दूसरा एक्स सीटू जिसे बाह्य गैर स्थानिक कहते हैं। तो इन सीटू फैक्टर है संरचना। संरचना जो है बिल्कुल उसी जगह से संबंधित होती है जहां वो चट्टान या स्थलाकृति है। ठीक है, और जो आपका एक्स सीटू कारक है बाह्य गैर स्थानिक, वो है जलवायु। जलवायु बिल्कुल उस खास स्थान विशेष से संबंधित ना होकर उस पूरे क्षेत्र की होती है ना जलवायु, तो वो थोड़ा उस जगह से संबंधित ना होकर उस पूरे क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया जलवायु। ठीक है, तो अगर आपसे कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू आकृति विकास के नियंत्रक कारक में जो स्वस्थानिक कारक हैं उनके बारे में समझाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वस्थानिक कारक जैसे संरचना होती है वो उसी जगह से संबंधित है, वहीं बाह्य या गैर स्थानिक एक्स सीटू फैक्टर जैसे जलवायु, है ना, जो पूरे वहाँ क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ये जो विकास के नियंत्रक कारक हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपका संरचना, स्ट्रक्चर। जो चट्टानों की संरचना होती है उसका अपर्दन और अपक्षय की दर निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अच्छा, आपने कभी जो झरने होते हैं वो देखे हैं, वाटरफॉल जिन्हें कहते हैं, तो उनका निर्माण किस प्रकार होता है? तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ऐसा होता है जब कठोर चट्टानें होती हैं और ठीक उसके बाद मुलायम चट्टानें आ जाती हैं। तो कठोर जो चट्टानें होती हैं वो तो पानी के साथ नहीं घुल पाती, जल्दी से अपरदित नहीं हो पाती, लेकिन जो मुलायम चट्टानें होती हैं ठीक उसके बाद वो जल्दी से पानी में घुल जाती हैं और अपरदित हो जाती हैं। तो पानी इस तरीके से करते 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 उन मुलायम चट्टानों को काटते 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 नीचे गिरने लगता है और धीरे धीरे वो क्या रूप ले लेता है, वाटरफॉल का, झरने का। तो वहीं तो ये एक तो फैक्टर ये आपका नदी के साथ हो गया। तो यहाँ भी संरचना ही एक मुख्य कारक है कि अगर चट्टान कठोर और उसके तुरंत बाद मुलायम है तो ऐसी बनती है। फिर दूसरा, आपने रेगिस्तान में जो छत्रक सैल होते हैं, भारत में तो शायद नहीं मिलते, लेकिन छत्रक सैल एक संरचना होती है रेगिस्तान में जो वायु द्वारा अपरदित एक स्थलाकृति है। तो इसमें भी संरचना का ही एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसमें क्या होता है, जो नीचे आपको दिख रहा होगा, जो नीचे ये चट्टान है वो मुलायम होती है, वो वायु द्वारा जल्दी से अपरदित हो जाती है। लेकिन जो ऊपर की ये पूरी संरचना होती है ये वायु द्वारा अपरदित नहीं हो पाती। तो ये क्या रूप ले लेती है, एक छतरी की तरह, है ना, दिख रहा है आपको, ये एक छतरी की तरह रूप ले लेती है। तो इसे कहते हैं छत्रक सैल। तो ये एक संरचना जो है एक मुख्य फैक्टर आपको पता लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि जलवायु या इस तरीके से कोई सी भी दशा हो, शुष्क हो, आर्द्र हो या ग्लेशियल वाली हो, ये एक भेड़शिला होती है ना, ये भेड़शिला आपको दिख रही होगी। तो इसमें भी एक मुख्य आपको दिख रहा होगा, ये उठा हुआ हिस्सा जो है ये इरोट नहीं हो पाया क्योंकि ये एक आपका कठोर चट्टान है, जबकि जो मुलायम थी वो कट गई। तो इससे इस तरीके की एक चट्टान का ये निर्माण हो गया जिसे भेड़शिला कहते हैं। तो चाहे आपका रेगिस्तानी इलाका हो, चाहे आपका आर्द्र इलाका हो, चाहे ग्लेशियल वाला, तो कोई सी भी जगह हो जो चट्टान की संरचना है वो आपकी जो स्थलाकृति है उसके मतलब विकास को नियंत्रित करती है, उससे ही एक उसका स्वरूप मिलता है। ठीक है। और उसी प्रकार अगर चट्टानें संगठित हो तो उन पर अपक्षय का कम असर पड़ता है, जो वेदरिंग होती है ना। और यदि असंगठित हो, उनमें दरार हो बीच बीच में, तो जो आपके ये होते हैं ना इलाके, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाके जो होते हैं, जहाँ जैसे रात को ओस पड़ी, ये आपको दिख रही होंगी इस तरीके की चट्टानें, इनमें ओस पड़ती तो ये दरारें होती है ना, इनमें ओस की बूंद चली जाती है। रात को टेम्परेचर गिरता है तो बर्फ बन जाती है, और बर्फ बनने के बाद क्या होती है, फैलती है ना। बर्फ फैलती है तो उन दरारों को वो और थोड़ा खोलने लगती है। तो ऐसे करते 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 धीरे आपको दिख रहा होगा ये चट्टानें टूट फूट इनमें शुरू हो जाती है, वेदरिंग शुरू हो जाती है, और फिर इस तरीके से ये भी एक स्थलाकृति बन जाती है। तो ये एक जो है संरचना, यानी कि चट्टानें अगर संगठित है तो उनमें कम वेदरिंग होगी, असंगठित है तो उनमें वेदरिंग यानी कि आपका ये अपक्षय अधिक होगा। ठीक है। तो जैसे आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय यानी इग्निशियस रॉक जो होती है ना, जो लावा द्वारा निर्मित होती है, वो कठोर चट्टानें होती हैं। जबकि जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन, वो मुलायम चट्टान होती है, वो पानी में जल्दी घुल जाती है। तो चूना पत्थर के जो इलाके होते हैं जहाँ ये आपका क्रास्ट स्थलाकृति मिलती है, क्रास्ट लैंडफॉर्म, जिसमें स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट ये जो दिख रहे हैं आपको, इनका निर्माण होता है। तो ये सब पूरा आपको पता लग गया होगा कि एक जो संरचना है इनमें एक मुख्य फैक्टर है भूआकृति विकास के नियंत्रक कारक में। दूसरा है हमारा जलवायु। तो जलवायु जो अपर्दनकारी शक्तियां होती हैं, जो अपर्दन करती हैं, उनकी उत्पन्न करता है वो, इससे आपका जलवायु से ही तो उत्पन्न होते हैं वो। और जलवायु के जो चर होते हैं जैसे टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, वर्षा, ये जो होते हैं ये बहिर्जात शक्ति के उद्भव को प्रभावित करते हैं। ये आपका टेम्परेचर ही तो आपका करता है इन्हें प्रभावित। तो ये जलवायु एक मुख्य कारण हो गया। तो इन शक्तियों के कार्यदर को नियंत्रित जलवायु तंत्र ही करता है। तो अगर सपोज करो टेम्परेचर आपका जो होता है रात को मंदा हो, मतलब गिर जाता है, फिर सुबह धूप निकलती है, टेम्परेचर गिरता है तो चट्टानें भी आपका सिकुड़ जाती हैं, फिर सुबह धूप निकलती है, टेम्परेचर ऊपर उठता है तो चट्टानें भी फैलना शुरू होती हैं गर्म होके। तो इस तरीके से करते करते वो चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो ये जलवायु एक मुख्य फैक्टर हो गया। ऐसे ही फिर जो आपका ये आर्द्र इलाके होते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी अलग है, जहाँ नदी ये होते हैं ना, समुद्र ये वाले इलाके होते हैं, तो वहाँ चट्टानों में घुलना,
जो मुलायम चट्टान होती हैं, जैसे मैंने आपको झरना बताया, तो वो एक आर्द्र इलाका है, वहाँ नदी होती है, तो वो मुलायम चट्टानों को काटना शुरू कर देती है ना। तो ये एक जलवायु, इसमें एक फैक्टर आ जाता है। फिर हमारा अन्य प्रभावी कारकों में, तो ये मुख्य कारक हैं आपकी जलवायु और संरचना। अन्य है वनस्पति, तो अपर्दन की दर को नियंत्रित करती है वनस्पति, करती है ना। जैसे ये आपका क्या होती है, इनकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को कस के पकड़ के रखती हैं, और जिससे उन पर अपर्दन का प्रभाव नहीं हो पाता। इसीलिए तो कहते हैं कि जो बाढ़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पेड़ अधिक लगाने चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव रुक सके, है ना। तो वनस्पति जो होती है वो अपर्दन की दर को नियंत्रित करती है। अगर वनस्पति अधिक है ना, अधिक वनस्पति यानी कम अपर्दन, और कम वनस्पति होगी इसका मतलब अधिक अपर्दन। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि समय का क्या, चलो संरचना भी ठीक है, जलवायु भी ठीक है, वनस्पति भी ठीक है, लेकिन समय और काल कैसे एक नियंत्रक कारक हो सकता है। हाँ, ये नियंत्रक कारक है। हालांकि इसका इतना असर आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बताता हूं इसका एग्जाम्पल किस तरीके से है। इसके प्रभाव को हम नहीं नकार सकते। अरावली का जो भूदृश्य है, अरावली पर्वत है ना, उसका ये पूरा जो भूदृश्य का निर्माण हुआ है वो काल के प्रभाव है, काल के प्रभाव का ही तो परिचायक है भाई। वो उसकी अगर आपसे कुछ भी पूछते हैं इसकी संरचना ऐसी क्यों है, तो ये एक बहुत प्राचीन पर्वत है, हम यही तो कहते हैं। हिमालय नवीन पर्वत है, इसीलिए उसकी जो आपको ये दिखती है स्थलाकृति, चोटी ऊंची 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 पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अरावली पर्वत भी कभी ऐसा हुआ होगा जैसा आज हिमालय है, लेकिन समय इतना प्राचीन पर्वत होने के कारण जो आज हम इसे देख रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है कि वो बहुत प्राचीन पर्वत है, और उस पर अपर्दन ये सब होने के कारण तो आज उसका विकास क्रम इस तरीके का हो गया है। तो ये काल का प्रभाव उस पर दिखता है। वैसे ही जो अवस्था होती है, जैसे डेविस महोदय जो थे, उन्होंने भू आकृति विकास के प्रक्रम में किसी भी स्थलाकृति को 3 भागों में बांटा है। युवा, जब उसमें ये अपर्दन बहुत तेजी से होता है, फिर प्रौढ़ थोड़ा मंद गति से होता है, फिर वृद्ध वहां रुक जाता है, निक्षेपण अधिक होने लगता है ना। तो ये अवस्थाएं होती हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में भी अलग अलग अपर्दन और अपक्षय की क्रिया होती है, और ये जो आपकी अवस्था है ये काल की एक विभाजक इकाई भी है। अब बचता है आपका उच्चावच। उच्चावच क्या है? उच्चावच यानी रिलीफ, है ना। तो देखा होगा आपने, ये अगर पर्वतीय इलाका है तो उस पर स्थलाकृतियां कुछ अलग तरीके की मिलेंगी। वहीं अगर मैदानी इलाका है तो वहाँ स्थलाकृतियां अलग तरीके की मिलेंगी, जैसे बाढ़ के मैदान, फिर उनमें कटाव होता है। तो जैसे आपका ये चंबल की जो ये होते हैं ना, क्या क्या कहते हैं ना, बीगड़, चंबल के जो बीगड़ होते हैं, इस तरीके का निर्माण हो जाता है मैदान में कहीं। तो ये इस तरीके की मैदान पर अलग तरीके का, पर्वतों में गहरी घाटियां बनती हैं, और फिर समुद्र के पास जहाँ ढाल बहुत मंद होता है तो वहाँ डेल्टा बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये अलग अलग उच्चावच स्थलाकृति हैं, जिस कारण आपका भू आकृतियों का विकास भी अलग अलग हो रहा है। फिर आपका ये ढाल बचता है। तो भाई अगर किसी स्थलाकृति का ढाल बहुत अधिक है ना, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत अधिक पड़ेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक पड़ेगा तो वो उसकी मतलब नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचेगा उस स्थलाकृति को, तो उसमें टूट फूट थोड़ी तेज गति से होगी। तो उससे भी तो उसमें एक स्थलाकृति का विकास होगा, है ना। जो स्थलाकृति बाद में बचती है उसमें भी तो वो विकास होगा। तो इस तरीके से ये आपके मुख्य फैक्टर हैं। कौन कौन से, मुझे एक बार बताइए दोबारा से। संरचना, जलवायु, उच्चावच, ढाल, और ये आपका समय या काल और अवस्था। समय, काल और अवस्था को आप एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका ये वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।